भाग 5। ये आ गए आई श्रीवास्तव। फैकल्टी को कक्षा में प्रवेश करते देख अशोक ने टिप्पणी की। यह उनके नाम का अक्षर है? विष्णु ने पूछा। नहीं, ये आईपैड और आईफोन की तर्ज पर आई श्रीवास्तव है। तब तो ये तकनीक के गुरु होंगे। इन्हें एक ट्रांजिस्टर और एक सेल्यूलर फोन के बीच का अंतर नहीं पता है। तब यह नाम क्यों? विष्णु ने उत्सुकता से पूछा। ये पृथ्वी ग्रह और उसके आगे होने वाली हर चीज के लिए खुद को श्रेय देते हैं, अशोक ने कहना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि वह अपने पूरे विचार प्रकट कर पाता, श्रीवास्तव बोले। 1972 में यूपीएससी सिलेबस में जो बदलाव आया था, उसके लिए मैं जिम्मेदार था। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, अशोक ने गर्व की भावना के साथ कहा, क्योंकि श्रीवास्तव के बारे में उसका विश्लेषण सही साबित हो रहा था। अब ये कहेंगे कि यूपीएससी के चेयरमैन को इन्होंने खुद ही नियुक्त किया था, विष्णु ने कहा। अशोक बेकाबू होकर हंसने लगा। लेकिन जितना ये एक आई श्रीवास्तव है, उतना ही ये एक के श्रीवास्तव है, क्योंकि ये अपने विषयों, इतिहास और भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। कृष्णा टी स्टॉल के पास इनका अपना कोचिंग सेंटर भी है, जहां ये वैकल्पिक विषय इतिहास पढ़ाते हैं। ये ग्रेट माइंड्स सिर्फ सामान्य अध्ययन, इतिहास और राजनीति पढ़ाने आते हैं, विनोद ने श्रीवास्तव का बचाव करते हुए कहा। आई श्रीवास्तव ही टेस्ट से पहले कृष्णा टी स्टॉल के माध्यम से अपने खुद के प्रश्न पत्र बेचने का क्रांतिकारी विचार भी लेकर आए थे, और उससे ये एक अच्छी खासी राशि कमा लेते हैं, अशोक ने कहा। शनिवार को मैं आप सबको दिल्ली सल्तनत के दिनों में ले गया था। आज हम मुगल साम्राज्य देखेंगे, यहीं बैठे बैठे, और वह भी मुफ्त में, आई श्रीवास्तव ने अपनी हमेशा की आई बुद्धि के साथ कहा। मजाक है शायद, विष्णु ने अपने आगे बैठे लड़कों को टिप्पणी करते सुना। इस बीच पहली पंक्ति में नासा मदन के बगल में बैठा वेंकट श्रीवास्तव की आई बुद्धि भी नोट करता जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उससे उसे यूपीएससी के साक्षात्कार में मदद मिलेगी। वह यह मानकर चल रहा था कि उससे वह खुद को एक स्वाभाविक हास्य की भावना रखने वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित कर पाएगा, और उसे दूसरों के ऊपर एक बढ़त मिल जाएगी। पहली पंक्ति में दीप्ति भी थी, जो सफाई से नोट्स लिख रही थी। वह पहली पंक्ति में बैठी लड़की दीप्ति है? विष्णु ने पूछा। हाँ दीप्ति, तुम उसे कैसे जानते हो? अशोक ने पूछा। वह मेरे ही स्कूल से है, विष्णु ने जवाब दिया। ओह, स्कूल में कैसी थी यह? यहाँ तो ऐसा जताती है जैसे परीक्षा में पहली रैंक पहले से ही आरक्षित है इसके लिए, अशोक ने अपने विशिष्ट व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था। इसने सच में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में स्कूल में टॉप किया था, विष्णु ने कहा। आहा, दिलचस्प है, चलो इंतजार करते हैं और मजा देखते हैं, अशोक बोला। विनोद कक्षा में हमेशा की तरह ईमानदारी से बैठा था और एक साथ दो काम कर रहा था। एक तरफ वह नोट्स लिख रहा था और दूसरी तरफ सुपर बेस्ट कोचिंग सेंटर में बगल की कक्षा में बैठी नीना को ईमानदारी के साथ खिड़की से निहार रहा था। विनोद पाठ्य पुस्तकों के सब कुछ देखने, कुछ न बोलने वाले लोगों में से एक था। इस तरह तुम परीक्षा में भी लुढ़क जाओगे और नीना को भी खो दोगे, अशोक ने विनोद को अपनी ओर खींचते हुए चेतावनी दी, क्योंकि कक्षा पूरे जोर से चल रही थी। इस बीच आई श्रीवास्तव इस बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार वही थे जिन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम तैयार किया था। लेकिन दुख की बात है कि उनके विचार को सरकार ने झटक दिया और उन्हें श्रेय नहीं दिया गया। मोहित ने ईमानदारी से यह बात भी लिख ली और उसे एक मार्कर पेन से रेखांकित भी कर लिया। आई श्रीवास्तव ने क्लास की शुरुआत मुगल साम्राज्य के बाद से की थी, लेकिन देखो अब ये कहाँ आ गए हैं? नरेगा, विष्णु ने हैरानी से कहा। आइए अब मुगलों की ओर लौटते हैं। नरेगा केवल आपको एक मानसिक विराम देने और औरंगजेब का सामना करने से पहले आराम देने के लिए था, आई श्रीवास्तव ने कहा, जैसे कि उन्होंने विष्णु की बात सुन ली हो। जल्दी ही कक्षा समाप्त हो गई। तो यहाँ मुगल साम्राज्य समाप्त होता है। इस व्यवसाय में मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो पूरे मुगल साम्राज्य को 1 घंटे में कवर कर सकता है।
आई श्रीवास्तव ने गर्वीले स्वर में कहा और बाहर चले गए। तो आधिकारिक रूप से शिक्षण अब एक व्यवसाय बन गया है। विष्णु ने दुख के साथ अपने कंधे उचकाते हुए कहा। उनकी अगली कक्षा अर्थशास्त्र की थी, जो गीता यादव पढ़ाती थी। उनके कक्षा में प्रवेश करते ही गंभीर सन्नाटा छा गया। इस शुक्रवार आपका सामान्य अध्ययन का पहला टेस्ट होगा और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबको याद होगा कि जो लोग पहले 3 टेस्टों में से 2 में 40% से कम स्कोर करेंगे, उन्हें कोचिंग सेंटर से हटा दिया जाएगा। जी मैम। पूरी कक्षा ने एक साथ सिर हिलाया। आज से 8 महीनों के बाद आप सब अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा लिख रहे होंगे, इसलिए मैं उसकी तैयारी में आपके जीवन के सबसे कड़े प्रयास की अपेक्षा करती हूँ। यह वास्तव में मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसके आगे कोई जीवन नहीं है। विष्णु ने अपने आगे बैठे एक लड़के को बुदबुदाते सुना। पाठ पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा था। हालांकि पूरी कक्षा में एक तनाव और दबाव की भावना प्रबलता से व्याप्त हो गई थी। जल्दी ही लेक्चर समाप्त हो गया। हाय विष्णु, इतने समय बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वे कक्षा से निकल रहे थे तो दीप्ति ने कहा, हाय दीप्ति, मैंने तुम्हें यहां देखने की आशा नहीं की थी। विष्णु ने आश्चर्य से कहा, यह बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, बैक बेंचर। स्कूल में तुम्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था और अब देखो, हमेशा आखिरी वाली बेंच पर बैठकर हंसते रहते थे। मुझे सच में हैरानी हुई तुम्हें यहाँ ऐसे गंभीर और समर्पित वातावरण में देखकर। मुझे यकीन है तुम्हारे मॉम डैड ने इस क्लास में आने के लिए तुम्हें मजबूर किया होगा। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है दीप्ति। पूरी जिंदगी टॉपर रही हूं, याददाश्त तो अच्छी होनी ही है। तुम्हें कोई नोट्स वगैरह की जरूरत हो तो बताना, मिलते हैं। वे सड़क पर पहुंचे तो विष्णु मुस्कुराया। हाँ मिलते हैं, आखिर हम अब फिर से क्लासमेट्स हैं। 1 घंटे बाद विष्णु अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहा था कि उसका फोन बजने लगा। तो लगता है अब तुम फिर से दीप्ति के अच्छे दोस्त बन गए हो। क्या? ओह शालिनी, सदियां बीतने के साथ समय बदल गया है। एक के बाद एक संचार के नए नए तरीके उभर कर आ गए हैं। फिर भी आदमी के पास चाहे कितने ही संचार के साधन या सोशल मीडिया तक पहुंचो, लड़कियों के वर्ड ऑफ माउथ यानी मुंह से कही बात को कोई नहीं हरा सकता। विष्णु बोला, यह बहुत अच्छा मजाक है। क्या है मजाक? जो भी तुम कह रहे हो वह तुम थे जिसने उससे बात की और अब तुम स्मार्ट बन रहे हो। ओह अच्छा, और क्या? ऐसा लग रहा है कि तुमने कोचिंग सेंटर में दाखिला सिर्फ उससे मिलने के लिए लिया है। आखिर तुम्हें पता चल गया कि मैं एक नए कोचिंग सेंटर में जाने लगा हूँ। दीप्ति का शुक्रिया। देखो तुम अभी कैसे बात कर रहे हो और कल रात कैसे बात कर रहे थे, एक ग्राहक सेवा अधिकारी की तरह। तुम भी ऐसे बात कर रही थी जैसे किसी स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए आरंभिक भाषण दे रही हो। विष्णु ने पलटकर जवाब दिया। तो अब क्या? रितिका ने पूछा। अब क्या? कुछ नहीं, बस मैं अपनी छोटी सी व्यक्तिगत जगह में रह रहा हूं और अपने सपने तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और कुछ नहीं। मैं इसके साथ जुड़ी किसी और कहानी, पटकथा या संवाद के न तो पक्ष में हूं न विरुद्ध। दूसरी ओर केवल चुप्पी थी, और वह सिर्फ तुम्हारी और उसके साथ हुई तुम्हारी लड़ाई की वजह से था कि मुझे उससे बात करना बंद करना पड़ा। संयोग से वह अब उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रही है जिसमें मैं पढ़ रहा हूं। यह भी मुझे आज मालूम पड़ा। उसे वहां से जाते देखा और थोड़ी बहुत बात कर ली, बस। हमने बहुत लंबे समय बाद इतनी बात की है। एक बार फिर दीप्ति को शुक्रिया। मुझे कुछ काम है, चलो बाय। विष्णु ने शालिनी के जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया। वह अभी भी सोच रहा था कि कैसे एक पुरानी दोस्त से बात करने की छोटी सी खबर इतनी जल्दी उसकी गर्लफ्रेंड तक पहुंच गई। वास्तव में विष्णु ने अगले कुछ मिनट गंभीरता से अपनी जेब में स्पाई कैम या किसी ट्रैकिंग डिवाइस की तलाश में बिताए। लड़कियों की बात जी टॉक से ज्यादा तेजी से सफर करती है, उसने निष्कर्ष निकाला। सुबह के 11 बजे थे। विष्णु अपनी किताबें लेकर बैठा था, लेकिन आज जाने क्यों उसका मन नहीं लग रहा था।
उनका पहला आकलन टेस्ट अगले दिन के लिए निर्धारित था। विष्णु ने दोपहर में अपने दोस्तों अशोक और विनोद से मिलने जाने का फैसला किया। वे अशोक पैराडाइज में बैठे थे और पढ़ाई में पूरी तरह डूबे थे। चाहे हम कितना भी पढ़ लें, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, अशोक कुढ़ रहा था। हाँ, हम हमेशा वे छोटी छोटी बेवकूफियां कर देते हैं जो हमें नेगेटिव मार्किंग की ओर ले जाती है। विनोद ने शर्मिंदा होते हुए सहमति जताई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, विष्णु ने अंदर आते हुए कहा। इसलिए मैं हमेशा अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम की तुलना टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग से करता हूं, विष्णु बोला। कैसे कैसे कैसे? विनोद और अशोक उत्सुकता से भर गए। टेस्ट क्रिकेट में एक बैट्समैन को सफल होने के लिए इस बात का आकलन करना सीखने की आवश्यकता होती है कि उसे कौन सी बॉल को मारना है और कौन सी बॉल को छोड़ना है। यदि वह अनावश्यक रूप से अच्छी बॉल्स को छोड़ेगा तो आउट हो जाएगा। यही बात हमारे प्रीलिम्स पर भी लागू होती है। हमें बहुत से प्रश्न मिलते हैं, कुछ के जवाब हमें आते हैं, कई के जवाब शायद नहीं आते। लेकिन अगर हम प्रश्नों की कठिनाई का आकलन करने की आदत डाल लें और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखें जो हमें आते हैं और मुश्किल प्रश्नों को छोड़ दें तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत अच्छी बात है, वास्तव में समझ में आती है, विनोद ने कहा। हाँ, लेकिन सिर्फ एक बात है कि अच्छी संख्या में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें कम से कम न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए, अशोक ने अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ कहा। फिर तीनों अपनी अपनी किताबों के साथ बैठ गए और वहां पूरी तरह से शांति छा गई। तुम्हारे अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्वाभाविक रुझान है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि तुम एक इंजीनियर रह चुके हो और पिछली बार तुमने वैकल्पिक विषय के रूप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेकर परीक्षा दी थी, विनोद ने टिप्पणी की। हाँ, वह मेरी गलती थी। जहां तक सिविल सर्विस एग्जाम की बात है, योजना बनाना और सही विकल्प का चुनाव करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एग्जाम के लिए पढ़ाई करना। शुक्र है मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और अब मैं सही रास्ते पर हूँ। मैंने उस विषय का चुनाव किया जो मुझे पसंद है, बजाय एक विषय केवल इसलिए चुनने के क्योंकि मैंने उसमें ग्रेजुएशन किया था, विष्णु ने जवाब दिया। सही बात है, अपनी खुद की कमियों को पहचानने और फिर उन्हें सुधारने की क्षमता आपको सफलता की राह पर ले जाती है, विनोद ने कहा। तुम दोनों ज्ञान की ये सारी बातें फाइनल एग्जाम पास कर लेने के बाद कर लेना। अभी के लिए वास्तविकता में आ जाओ और कल की तैयारी करो, पढ़ाई में डूबे अशोक ने कहा। बाद में कृष्णा टी स्टॉल पर अदरक वाली चाय पीने के बाद विष्णु घर चला गया। यह उनकी पहली कक्षा मूल्यांकन परीक्षा का दिन था। सुबह उनके वैकल्पिक विषयों की परीक्षा थी और दोपहर में सामान्य अध्ययन का टेस्ट लिया गया था। वहां एक और पहली बेंच वाले थे, नासा मदन, टॉपर दीप्ति, कार्बन कॉपी मोहित और अन्य, जो यह आभास दे रहे थे कि केवल वही इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में सक्षम थे। फिर दूसरी पंक्ति थी जिसमें पहली पंक्ति में बैठने वाले और टॉपर बनने की चाहत रखने वाले उम्मीदवार थे। उसके बाद पूरी तरह से उदासीन उम्मीदवारों का एक छोटा सा समूह था जिन्होंने केवल माता पिता के दबाव के कारण ग्रेट माइंड्स में दाखिला लिया था। फिर एक और समूह था जिनके मन में इच्छा थी लेकिन उसके लिए कभी काम नहीं किया था। वे दिन भर कल्पना करते थे कि वे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाएंगे और लाल बत्ती वाली वीआईपी गाड़ियों में सूट पहनकर घूमेंगे, लेकिन उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए कभी गंभीरता से काम नहीं किया था। प्रभु इस समूह का हिस्सा था। वह कक्षा में एक कोने में बैठा था और खिड़की से झांककर बगल की कक्षा में एक पेपर को देख रहा था। वह बिना सोचे उस व्यक्ति के पेपर से नकल कर रहा था और उसे एहसास भी नहीं था कि वह सुपर बेस्ट कोचिंग सेंटर के भूगोल का टेस्ट दे रहे छात्र के पेपर की नकल कर रहा था। प्रभु केवल अंतिम परिणाम चाहता था, प्रतिष्ठित आईएएस में प्रवेश पाना, लेकिन अपने सपने को हासिल कैसे करना है इस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। केवल एक प्रभु ही नहीं था, वहां बहुत सारे प्रभु थे। संख्या के संदर्भ में प्रभु जैसे उम्मीदवार शायद विनोद जैसे उम्मीदवारों के बाद दूसरे स्थान पर थे। अत्यधिक परिश्रमी और अत्यधिक हताश उम्मीदवार जो सिविल सेवा परीक्षाओं को बहुत गंभीरता से लेते थे, शायद जीवन से भी अधिक गंभीरता से। वास्तव में एक बेहद चिंतित विनोद परीक्षा के पहले घंटे में अपनी 10 उंगलियों के नाखून चबा चुका था, जिसे देखकर
विष्णु ने अपना बायां हाथ अपनी जेब के अंदर रख लिया। जहां तक विष्णु की बात थी, वह अंतिम पंक्ति में विनोद के साथ बैठा था और ऐसे लिख रहा था जैसा यह उसके जीवन की कई परीक्षाओं में से एक थी। विष्णु एक बार में एक कदम ले रहा था और पर्याप्त आत्मविश्वास के साथ तैयारी की पूरी प्रक्रिया का आनंद उठा रहा था। हालांकि वह प्रीलिम्स में अपने पिछले प्रयास में असफल रहा था। इस प्रकार जिस तरीके से उम्मीदवार अपनी पहली मूल्यांकन परीक्षा तक पहुंचे, उससे काफी हद तक उनके मानसिक ढांचे और चुनौतियों और जीवन के प्रति उनके रवैये का पता चल रहा था। कुछ ही देर में टेस्ट समाप्त हो गया। मदन और मोहित ने अपने उत्तर मिलाने भी शुरू कर दिए थे, दीप्ति ने भी। वास्तव में दीप्ति ने अपने पड़ोसी से बहस करना भी शुरू कर दिया था, जिस पर वह अपने उत्तर नकल करने का आरोप लगा रही थी। अशोक की शानदार प्रेम निवेदन की कहानियों से प्रेरित होकर विनोद ने उस दिन नीना को अपने प्रेम का इजहार करने का फैसला किया। इसलिए अशोक और विनोद नीना की तलाश में सुपर बेस्ट कोचिंग सेंटर चले गए। गुड लक विनोद, विष्णु ने शुभकामनाएं दी। गुड लक किस लिए? अशोक ने पूछा। नीना से प्रेम निवेदन के लिए। यह परंपरा यह 1 साल से निभा रहा है। वहां जाता है, उसे घूरता है और वापस आ जाता है। मुझे यकीन है आज भी ऐसा ही होगा। यहाँ तक कि ऐसे घूरने के लिए भी महामहिम विनोद को साथ चाहिए। अशोक बोला। तीनों हंसने लगे और बाहर निकल आए। विष्णु ग्रेट माइंड से बाहर निकला और सड़क पर चलने लगा जब उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। लिफ्ट चाहिए? अपनी स्कूटी पैप पर बैठी शालिनी ने पूछा। हे भगवान, मुझे लगा टेस्ट खत्म हो चुका था। विष्णु बुदबुदाया। सॉरी विष्णु, मैंने उस दिन फोन पर तुमसे बहुत रूखेपन से बात की। तुम मुझे किसी और से ज्यादा जानते हो। हाँ, यही तो समस्या है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। टेस्ट कैसा हुआ? हमेशा की तरह ठीक ठाक था। बढ़िया, तुम्हारे ठीक ठाक का मतलब है तुमने अच्छा किया। विष्णु मुस्कुराया। शालिनी ने भी जवाब में अपनी चिर परिचित मुस्कान दी। वह उसकी स्कूटी पर बैठ गया। तो अब कहां चलें? शालिनी ने पूछा। अपनी हमेशा वाली चिटचैट की जगह, विष्णु ने जवाब दिया। 20 मिनट की ड्राइव के बाद वे अपने हमेशा के मिलने के स्थान पर पहुंचे, जो इस शहर के सबसे व्यस्त ढांचे के नीचे था। हजरतगंज चौराहा, जिसके ऊपर एक विशाल फ्लाईओवर था। हजरतगंज चौराहे को हजारों वाहन पार करते थे, फिर भी विष्णु और शालिनी ने फ्लाईओवर के नीचे एक एकांत स्थान ढूंढ लिया था, जहां वे एक दूसरे के साथ एक क्लासिक शहरी पल का आनंद ले सकते थे। हजरतगंज फ्लाईओवर के नीचे का छोटा सा वॉकवे दोनों अंडरब्रिज सड़कों के नीचे, जो 2 वर्षों से अधिक समय से निर्माणाधीन थी, अब उनके अपने स्थान में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त करता था। वे साइड रेल में मौजूद अंतर के माध्यम से सड़क से उतरकर वहां पहुंच गए। वे स्कूटी से कूद गए और निर्माणाधीन दीवार पर बैठ गए। कुछ ही देर में वे खुशी से एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि उनके सिरों के ऊपर पूरा शहर हलचल कर रहा था। तो ऑफिस कैसा चल रहा है? विष्णु ने पूछा। हमेशा की तरह। नया बॉस गोपी पर चिल्लाता है, गोपी बद्री पर चिल्लाता है, बद्री हम लोगों पर चिल्लाता है। लक्ष्य लक्ष्य और लक्ष्य। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे ऑफिस की इकोलॉजिकल फूड चेन, पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला समझ में आ गई। गिद्ध सांप को खाता है, सांप मेंढक को खाता है। शालिनी हंसने लगी। इस बीच एक चाय वाला निर्माण श्रमिकों को चाय देने आया। विष्णु जाकर उससे 2 कप चाय ले आया। अगले 1 घंटे तक दोनों दीवार के नीचे खुशी खुशी चाय की चुस्कियां लेते और बातें करते बैठे रहे। आखिरकार उन्हें किसी भी और चीज से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहने में आनंद आता था। जल्दी ही अंधेरा हो गया और विष्णु को उसके घर छोड़ने के बाद शालिनी अपने कमरे में चली गई।